प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर, अब्दुल्ला, मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। नमस्ते, आदाब। पसमानदा डेमोक्रेसी की इस खास पेशकश शख्सियत से मुलाकात में आज हम बिहार के जाने माने युवा एक्टिविस्ट और विचारक से मिलने पहुँचे हैं। आइए हम मिलते हैं और उनसे ही जानते हैं उनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय तो यह है कि पसमानदा समाज ही हमारा एक परिचय है और मंडल की धरती मधेपुरा से ताल्लुक़ रखता हूँ। समाजवाद की धरती है और बाबा साहब का जो अंबेडकर का जो संविधान है, वहाँ से ही शक्ति और प्रेरणा मिली। वहीं से हम लोग आगे बढ़े और जो हमारे देश में संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं, उनको लेकर वंचित और शोषित जो तबका है, वहाँ तक पहुँचने की ये अभियान है पसमानदा मिशन। उसी वंचित शोषित तबकों के साथ संवाद कर रहा है, लगातार उनके बीच जा रहा है। और उस पसमानदा आंदोलन का मैं एक मामूली और अदना सिपाही हूँ। आप नौकरी भी करते हैं और समाज के लिए समर्पित भी हैं। जैसे एक समय था भक्ति आंदोलन भी सामाजिक उत्थान का आंदोलन था, जिसमें जितने कवि और लेखक थे वो सारे लोग अपना अपना पेशा करते थे और जो समय उनका बचता था या उससे निकालते थे, उससे समाज की भलाई करते थे। आज इसी रूप में देखा जाए तो देश भर के जो पसमानदा विषयों पे, पसमानदा समाज के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, वो सभी अपने अपने नौकरी पेशा में लगे हुए हैं और उससे समय निकाल के समाज के लिए काम करते हैं। और हर किसी की एक अपनी कहानी है, हर किसी की अपनी एक पीड़ा है, हर कोई किसी ना किसी मोटिवेशनल फैक्टर से मोटिवेटेड होकर काम कर रहा है। आपके लिए वो कौन सी बात है और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट की और इतना 24 घंटे के प्रोफेशन में आपको खींच लाया? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब हमको, हमारे देश को, हम भारत के लोगों को संविधान दिया, तो ये संविधान कोई एक मामूली किताब नहीं है। यह संविधान भारत के आम नागरिकों की आवाज़ है, उनकी ताकत है, उनकी पहचान है। अब सवाल है कि जिस स्थिति में हमारा देश 1947 से आगे बढ़ा, इतना पिछड़ा, इतना दबा कुचला रहा, तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता था, वहाँ तक हमारे वंचित तबके तक वो बात नहीं पहुँची। और ये वंचित तबके तक बात पहुँचाने की का जो जिम्मेदारी थी, वो समाज के पढ़े लिखे तबकों का था। वो समाज के उन तबकों का था जो संविधान को समझ रहे थे, संविधान को पढ़ रहे थे, बाबा साहब के आंदोलन को समझते थे। पसमानदा आंदोलन उसी दिशा की तरफ बढ़ा और लगातार शोषित वंचित तबकों के साथ काम करना, संवाद करना शुरू किया। और अब देखिएगा कि हमारे यहाँ जो अशिक्षा है, हमारे यहाँ जो गरीबी है, हमारे यहाँ जो बदहाली और फटेहाली है, ये इनको दूर करने की जिम्मेदारी हम दूसरे को नहीं दे सकते हैं। इनको दूर करने की जिम्मेदारी हमारी है। कोई आदमी हमको जगाने आएगा, ये अब वो समय गया। हमको खुद से जगना होगा, हमारे समाज को जगाना होगा। और ये समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, इनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है कि वो समाज के वंचित तबके तक जाए। मुझे इसका एहसास है कि हम जिस बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान से शिक्षा ग्रहण किए, जो हमें शिक्षा का अधिकार मिला, जो मुझे नौकरी में आने का अधिकार मिला, ये भी शक्ति तो मुझे संविधान ने दिया। मुझे अपने देश पर गर्व है, अपने देश पर नाज है मुझे कि मुझे इतना अवसर मिला
अवसर की समानता मिला, हमारा जो फंडामेंटल राइट है, इनके बारे में हमारी समझ विकसित हुई। और हम कब विकसित किए? जब हम शिक्षित हुए। और ये जब शिक्षित हुए तो ये शिक्षा सिर्फ मेरे तक सीमित हो, ये हम नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि हमारा जो भाई है, हमारा जो नट भाई है, हमारा जो पमरिया भाई है, हमारा जो भाट भाई है, हमारा जो बक्खो भाई है, हमारा जो राइन भाई है, हमारा जो चुड़ियारा भाई है, हमारा जो दर्जी भाई है, हमारा जो रंगरेज भाई है, हमारा जो सिकलगर भाई है, अब तमाम समाज के वो तमाम वर्ग जो अपेक्षित थे, वंचित थे, उनको लेकर उन तक पहुंचने की बात हो रही थी। ये पसमानदा आंदोलन है। पसमानदा आंदोलन कोई ऐसा आंदोलन नहीं है जो आप उसको कह सकते हैं कि ये कोई सत्ता की भागीदारी की बात करता है। पसमानदा आंदोलन संपूर्णता की बात करता है। सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण का नाम पसमानदा आंदोलन है। पसमानदा आंदोलन कोई एमएलसी का एक अदद टिकट ले लेना, विधायकी का टिकट ले लेना, या बहुत पैर हाथ जोड़ करके राज्यसभा का टिकट लेना, ये पसमानदा आंदोलन सांस्कृतिक रूप से मजबूती का था, जब भारत की संस्कृति से हम संवाद कर सकते थे। पसमानदा आंदोलन का मतलब है कि भारत में जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी के साथ हम कैसे संवाद कर सकें, कैसे उनके साथ कनेक्ट हो सके, क्योंकि वो भी हमारा भाई है। ये जो शोषित वंचित वर्ग है, ये सिर्फ मुसलमानों तक मामला नहीं है, ये तमाम भारत की बहुधा विविधतावादी संस्कृति के तमाम वर्गों की बात है। तमाम लोग, ये 6000 जातियों की बात है। भारत में आप जानते हैं कि 6000 जातियों का समूह है, और ये उनके बारे में संवाद करता है। पसमानदा आंदोलन राष्ट्रीयता की बात करता है। पसमानदा आंदोलन जो है वो संस्कृति की बात करता है। पसमानदा आंदोलन देश के सभी धर्मों का सम्मान हो, इसकी बात करता है। मतलब पसमानदा आंदोलन एक ज़मीनी सच्चाई है, और इसको समझना होगा। हमको संवाद करना होगा तमाम भाइयों से। वो भाई जो नाराज़ है, वो भाई जो नफ़रत के रास्ते पे चले गए हैं। ये बाबा साहब का संविधान और अम्बेडकर का संविधान है कि हमको अपने उस भाई के नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं देना है, बल्कि उनका जवाब मोहब्बत से देना है। और ये हमको सिखाया हमारे देश का संविधान। ये कोई दूसरा ग्रंथ हमको नहीं सिखाता है, ये हमारे देश का संविधान बताता है कि हमें अपने अधिकार क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा राइट क्या है, और हमको कहाँ तक हमारी अभिव्यक्ति क्या है। अभिव्यक्ति का नाम ही पसमानदा आंदोलन है। ये तो रही पसमानदा आंदोलन की बात, लेकिन आंदोलन तो बहुत दिन से चल रहे हैं, और आंदोलन सफल क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे आप किन कारणों को जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा ना कि पसमानदा आंदोलन को हमारे लोगों ने, हमारे वरिष्ठ लोगों ने एक कहीं न कहीं एक सीमित दायरे में बांध दिया। या फिर मैं उनको दोष भी नहीं दूंगा, मैं उसको थैंक यू कहूँगा कि चलो आपने यहाँ तक इस आंदोलन को लाए, मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि हमारा पसमानदा आंदोलन ऐसा होना चाहिए था कि मुझे यह नहीं बताना पड़ता कि ये आंदोलन जो हो रहा है वो सिर्फ किसी एक अदद राज्यसभा के लिए हो रहा है। ये हमारा आंदोलन एक अदद एमएलसी के लिए हो रहा है। हमारा आंदोलन जो है वो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन के लिए हो रहा है। मतलब कि पसमानदा आंदोलन को पद तक सीमित नहीं रखना था। ये काम कहीं न कहीं हमारे आंदोलन के शुरुआती दिनों के जो लोग थे उनसे थोड़ी सी शायद चूक हुई। उनकी क्या मजबूरी थी वो बेहतर बताएंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि पसमानदा आंदोलन को राजनीति तक ही सीमित नहीं करनी चाहिए थी। पसमानदा आंदोलन को बड़े पर्सपेक्टिव पर बात करनी चाहिए। आंदोलन को राजनीति सीमित नहीं करनी चाहिए थी, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आंदोलन जब आगे बढ़ता है तो राजनीतिक हिस्सेदारी के साथ साथ तमाम तरीके के जो मरकज हैं या फिर बाकी जितने इदारे हैं उसमें भी इनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित होती है। ये अभी तक नहीं हो पाई है। इसके पीछे किसको जिम्मेवार मानते हैं? ये इसके लिए तो हम अपने समाज को सशक्त करना होगा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसके बल पर ये बात करेंगे। लेकिन सरकार भी तो जब बनती है भाई, जब देश में खास करके भारत जैसे देश में जहाँ एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो जो भी वोटर होता है उसके हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी और कर्तव्य राजनीतिक पार्टियों का होता है। तो आप इसमें यदि इस एंगल पे आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें कोई शक नहीं। मैंने कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है।
देश में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, देश में मंडल आंदोलन हुआ। मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि अगर मंडल आंदोलन नहीं होता तो फिर ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं होता। लेकिन ये बात सही है कि मंडल आंदोलन के बाद जिस तरह से विमर्श बढ़ने चाहिए थे, जिस तरह से वहाँ पर भी ओबीसी में जो आप देखिए, आप धन्यवाद दीजिए हमारे कर्पूरी ठाकुर को, धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के पूरे उस फॉर्मूले को लेके आए कि कैसे वंचित तबके तक उस अधिकार को दिया जाए। अगर मंडल आंदोलन के बाद एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास पर जिस तरह से काम होना चाहिए था, अगर वो काम होता, ईबीसी पर काम होता, और ये ईबीसी सिर्फ बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी जगह नहीं हो पाया। अगर ये काम उत्तर प्रदेश में होता, मध्य प्रदेश में होता, राजस्थान में होता, तो कहीं ना कहीं ये बातें बहुत बेहतर तरीके से हम उस तमाम चीज़ों को वंचित तबके तक या समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों तक पहुंचा सकते थे। वहाँ हम फेल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि मंडल आंदोलन को जिस तरह से बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा, जिसका खामियाजा हमारे समाज को भुगतना पड़ा। और आज भी ओबीसी के नाम पर आप देखिएगा कि पसमानदा मुसलमानों के हाथ में कटोरा है। पसमानदा मुसलमानों के हाथ में आज भी जो हमारी हिस्सेदारी है, वो चाहे वो सच्चर कमेटी के रिपोर्ट को आप देख लीजिए या रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट को देख लीजिए, आज भी बिहार के और देश के पिछड़ों के पसमानदा मुसलमानों के हाथ में जो है वो चीज़ नहीं आ पाई। और इसके लिए हमको अपने तौर पर सशक्त होना पड़ेगा। और तो कटोरा पकड़ाने के जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? देखिए, कोई भी समाज में बार बार कहता हूं कि कोई भी आदमी कभी थाल में सजा के सिंहासन नहीं देता है, पद नहीं देता है। इस सिद्धांत को मानना चाहिए, ये कड़वी सच्चाई है। बाबा साहब अम्बेडकर अगर लगातार आंदोलन नहीं करते, लगातार महाराष्ट्र से वहाँ से शुरू कर महाराष्ट्र से शुरू करके अपनी पूरी यात्रा को अगर लंदन तक ना पहुँचाते, तो शायद बाबा साहब को कहीं बैठने भी नहीं दिया जाता। तो ये तो हमको अपने पुरखों से सीखना चाहिए था, हमको ज्योतिबा फूले से सीखना चाहिए था, हमको सावित्रीबाई फूले से सीखना चाहिएगा कि हम कोई भी बड़ा आंदोलन तब खड़ा करेंगे जब अपने समाज में वो जागृति लाएंगे। और ये जागृति शिक्षा से आएगी। हमने शिक्षा पे उस कदर काम नहीं किया। आप देखिएगा कि 1947 के बाद अगर माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक समाज में कोई काम करना शुरू किया, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर कोई बड़ा काम कहाँ हुआ। मदरसे को लेके उसी तरह से मदरसे के वो पुराने फॉर्मेट पे लेके आपने काम करना शुरू किया, एक धर्म तक उसको सीमित कर दिया। जबकि आपको पता होना चाहिए था कि सबसे नवीन धर्म था जब इब्न सीना जैसे और इब्न खालदून जैसे स्कॉलर पैदा हुए, जिसने मर्रीख और तमाम शमसी की बात किया, जिसने ब्रह्मांड की बात किया, जिसने ज़मीन को नाप दिया, जिसने बेहतरीन से बेहतरीन फार्मूला दिया। इवन कि आप जो देखते हैं ना इंडेक्स, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स, आपको हैरत लगेगा उसको देने वाला ये समाज का लोग है। जिस ह्यूमन इंडेक्स की बात पूरी दुनिया कर रहा है, या हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु हो गए और हम इतने पैरामीटर पे हमारा ये है, उसको देने वाला भी ये समाज है। क्या ये बात हमारे लोगों ने किसी को बताया क्या? आज हम जिस रॉकेट साइंस और तमाम तरह की बात कर रहे हैं, और जिस तरह की बात कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि ये पूरा भारत जो है हमारा विश्व गुरु और शक्तिशाली है, उसको देने वाला भी इसी समाज से है, इसी समाज से आता है। तो क्या हमने इसका इस्तेमाल किया? क्या आज भी हम बहस क्या कर रहे हैं? कल तक हम सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रहा था मदरसा एजुकेशन को लेके। आपको सोचना पड़ेगा कि आज़ादी के 75 और 78 साल के बाद भी अगर हम मदरसा एजुकेशन की बात को लेके सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो ये हमको सोचना चाहिए कि हम कहाँ पहुँचे हैं। आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बात हो रही थी। कल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि माइनॉरिटी स्टेटस उसका रखा जाए कि बहाल किया जाए। तो 1975-65 में जो पासा साहब ने जो दिया था या नहीं दिया था, उसके बहस को हम कहाँ ला रहे हैं? और आज भी हम 3 सिटिंग जज को लेके उसको जो है फिर पेंडुलम की तरह इस समाज को जो है पेंडुलम में डालना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम क्लियर नहीं है, और क्लियर कोई दूसरा नहीं करेगा। क्लियर हमको यहाँ से आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो और पसमानदा आंदोलन इसका आवाज़ है जी। तो वो आप माइनॉरिटी स्टेटस को बेहतर मानते हैं पसमानदा के लिए, या माइनॉरिटी स्टेटस हट जाए? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस समय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, मैं बार बार बाबा साहब की तरफ आ रहा हूँ। आपको लगता होगा कि क्या मैं अम्बेडकर भवन में खड़ा हूँ इसलिए बाबा साहब को नाम ले रहा हूँ, तो आप हम पे एलिगेशन लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि गोलमेज सम्मेलन में भी बाबा साहब ने अंग्रेजों के सामने कौन सा डिमांड रखा था? वो कह रहे थे कि हमको माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा दिया जाए। आपको हैरत लगेगा, बाबा साहब जिसने इस देश को संविधान दिया, उनकी सोच में क्या था? अंग्रेजों से मांग क्या रहे थे कि हमको माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा दे दीजिए, जैसे इनको मिला हुआ। सोचिए कि माइनॉरिटी स्टेटस कितना बड़ा दर्जा होगा,
कि बाबा साहब अलग से, अब पूना पैक्ट में आप उसकी कहानी को देख लीजिए, या दो वोट का कहानी आप देख लीजिए, या फिर बाकी चीज़ों का कहानी देख लीजिए, लेकिन अब मांग क्या रहे थे बाबा साहब? मैं फिर कहता हूँ, ये माइनॉरिटी स्टेटस क्यों? जब भारत आज़ाद हो गया, भारत की आज़ादी हो गई, इस देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, तो इस देश में संविधान का राज चलेगा। और संविधान कहता है कि आर्टिकल 13 हमारा राइट है, ये कोई दूसरा राइट नहीं है। आर्टिकल जो हमारा 29 और 30 जो है वो हमारे लिए बना है ना इस देश में, और ये देश डाइवर्सिटी वाला देश है, ये सबका देश है। संविधान ने हमारे अधिकार को सुनिश्चित कर रखा है, फिर आपको हमारे उस राइट को छीनने का कौन सा अधिकार है? फिर इतना बहस किस बात का है? फिर आप क्यों इस बात को सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं? और वो कौन सी शक्ति है जो हमको इस धारा में ही बांध के ले जाने की बात करता है? अरे हमको तो उससे बाहर जाना चाहिए। अब आप अगर आप कह सकते हैं कि माइनॉरिटी स्टेटस रिजर्वेशन नहीं देता है, तो मैं वहाँ पर साफ कहता हूँ कि बिल्कुल देनी चाहिए। मैं इनके पक्ष में खड़ा हूँ। इस देश में SC ST OBC को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, चाहे माइनॉरिटी स्टेटस का संस्थान हो, चाहे किसी भी संस्थान में मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि उसी संविधान ने हमको रिजर्वेशन का अधिकार दिया है, और हमको रिजर्वेशन हमारा राइट है। रिजर्वेशन हमारा राइट है, चाहे वो किसी भी संस्था का मामला होगा, वहाँ हमारा ये लागू होगा। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी आता है, अभी सोशल मीडिया और तमाम सारे जगहों पे जो पसमानदा एक्टिविस्ट हैं, जो आप भी उन लोगों को जानते होंगे, जाहिर सी बात है, तो वो ये कह रहे हैं कि जब तक संविधान लागू नहीं होता है, माइनॉरिटी स्टेटस नहीं हटता है, तब तक वहाँ जो अशराफ तबके का वर्चस्व है वो कम नहीं हो सकता। नहीं, देखिए, थोड़ा सा ये इस विमर्श को थोड़ा सा विस्तार से समझना होगा, उस साजिश को समझना होगा। क्यों हटाना चाह रहे हैं माइनॉरिटी स्टेटस को? आप इस साजिश को समझिए। अगर माइनॉरिटी स्टेटस, मैं फिर कह रहा हूँ कि बाबा साहेब ने जिस माइनॉरिटी स्टेटस का डिमांड अंग्रेज की सरकार से किया, बाबा साहेब से ज़्यादा ब्रेन वाले लोग हैं क्या? क्यों माइनॉरिटी मांग रहे थे? और इस देश में बाबा साहेब ने जब माइनॉरिटी स्टेटस किसने दिया? मैं तो साफ लोगों से पूछता हूँ, माइनॉरिटी स्टेटस देने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर और उनके तमाम संविधान सभा के सदस्य थे। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है, ये बड़ा द्वंद्व है कि एक तरफ माइनॉरिटी है, दूसरी तरफ पसमानदा। तो पसमानदा की जैसे ही बात होगी वैसे ही या तो माइनॉरिटी छोटा हो जाएगा, या फिर माइनॉरिटी की बात होगी तो पसमानदा छोटा हो जाएगा। नहीं, यहाँ तो ऐसी स्थितियों में, और अब आज़ादी के बाद से लेके अब तक का जो लेगेसी रहा है पूरा पॉलिटिकल, सोशल या इंटेलेक्चुअल, तो माइनॉरिटी के नाम पे कौन लीड करता है, कौन उसका अगुवा बनता है, वो भी सबको पता है। या फिर माइनॉरिटी के नाम पे जितने इदारे चलते हैं वहाँ किसका बोलबाला है, वो भी सबको पता है। तो ऐसी स्थितियों में क्या आप अपनी बातों को खुद खारिज नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल खारिज नहीं कर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये विमर्श का मुद्दा है, और डेमोक्रेसी में विमर्श जारी रहना चाहिए। कोई चीज़ को प्राप्त करने के लिए एक दिन में डेमोक्रेसी में तय नहीं होता है। डेमोक्रेसी में 70 साल हो गया, अब तक क्यों नहीं? मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर ये पसमानदा आंदोलन आया है तो क्या इसके पहले कभी आया था क्या? ये डेमोक्रेसी ने मुझे पसमानदा आंदोलन के लिए नहीं, पसमानदा आंदोलन तो आज़ादी के पहले से नहीं, मैं उसके लिए नहीं जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये जो डेमोक्रेसी है ना, ये हमको लगातार अपने अधिकार के प्रति सजग बनाता है। हम ये काम डेमोक्रेसी के तहत भी तो करें। हम डेमोक्रेसी के बाहर जाके नहीं कर सकते हैं ना। हम एक बार लागू नहीं कर सकते कि माइनॉरिटी हटा दो या माइनॉरिटी स्टेटस रख दो। ये डेमोक्रेसी नहीं कहता। डेमोक्रेसी में संवाद होता है, मेजोरिटी का अपना ये होता है, वोट होता है, और तमाम लोगों की सहमति होती है और जनमत तैयार होता है। आपकी ये बात सुन के अभी जो नई पीढ़ी है, जिसको जो माइनॉरिटी नहीं मेजोरिटी का हिस्सा बनना चाहती है, वो आपसे सवाल नहीं करेगी। आप सवाल करेगी तो मैं पसमानदा को कहीं माइनॉरिटी समझ ही नहीं रहा हूँ। मैं पसमानदा को कभी माइनॉरिटी का डिफिनेशन क्या है? लेकिन जब इंस्टीट्यूशन को इस देश में माइनॉरिटी का डिफिनेशन पहले तो तय हो जाए ना कि लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, कास्ट माइनॉरिटी है, रिलीजियस माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी डिफरेंट होते हैं। अगर यहाँ का बिहार का आदमी साउथ में चला जाएगा ना तो वो माइनॉरिटी है। लोगों को तो माइनॉरिटी का, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि माइनॉरिटी के डिफिनेशन को और पसमानदा के डिफिनेशन को को रिलेटेड लोगों को नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो जो संस्थान पे, मैं बिहार का आदमी, उत्तर भारत का आदमी साउथ के दक्षिण भारत में जाता है, वो माइनॉरिटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भारतीय, वो हिंदी भाषी है, हिंदी भाषी लैंग्विस्टिक हो जाएगा। वहाँ के लिए लैंग्विस्टिक जो है माइनॉरिटी हो जाएगा। इसलिए डिफिनेशन को तय करना, अगर माइनॉरिटी का मतलब लोगों ने मुसलमान कह दिया है तो बिल्कुल गलत है। एक चीज़ इसमें जो खास करके जो कॉमन स्कॉलर्स हैं, इवन पसमानदा समाज के या फिर जो भी न्यायपरस्त जो लोग हैं, इवन अशराफ के भी, तो वो लोग बड़ा इस उहापोह में पड़े रहते हैं कि पहले आरक्षण जब था उसमें तो और कोई नहीं, लेकिन जब मुस्लिम समाज के ही जो पसमानदा जो लोग थे, जो ओबीसी में आते हैं खास करके, और जिन
टेरिटोरियल एरिया में जहाँ पे एसटी आते हैं तो उन लोगों को मिल जाता था उसमें। लेकिन अब आरक्षण नहीं होने की वजह से उसमें जो बैठे हुए लोग हैं, इब्लिसवादी या मनुवादी कह लीजिए, तो उनको एक खुला छूट मिल जाता है कि वहाँ पे इनको घुसने ना दें। और जो डाटा भी सामने आया है उसमें ये पता भी चला है नहीं कि तो उसी को नियंत्रित करने के लिए मैंने कहा ना कि वहाँ संविधान लागू कीजिए। इस देश में अगर रिजर्वेशन लागू है तो रिजर्वेशन सभी संस्थानों में लागू होनी चाहिए। इसलिए मैं वहाँ पर ये साफ कह रहा हूँ, वहाँ आप कैसे संस्थान में लागू नहीं करेंगे, बिल्कुल लागू करनी चाहिए। इसलिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन का मामला है। माइनॉरिटी में भी लिखता है कि माइनॉरिटी जो होगा तो माइनॉरिटी के जो नहीं, उसको हिसाब फिर से से चलेगा। डिफाइन करना होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस ने इस बात के लिए 3 सदस्यीय रखा और उसमें उन्होंने कहा है कि बहुत सारे विमर्श ऐसे हैं जिस पर फिर से बात होनी आवश्यक है और डेमोक्रेसी में ये संवाद जारी रहनी चाहिए। निश्चित तौर पर हम लोग जो हमारी असहमतियाँ हैं वो सहमति तो हम डेमोक्रेटिक तरीके से ही बनाएंगे ना, कानूनी पक्ष से ही बनाएंगे। अगर 1965 के आसपास सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पासा ने माइनॉरिटी स्टेटस को ख़त्म कर दिया था तो वही स्टेटस को फिर से तो बहाल किया गया आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही। ये हमारे डेमोक्रेसी की जीत है, ये ऐसा नहीं कि नहीं। लेकिन अगर आप उसको रिजर्वेशन से जोड़ रहे हैं तो मैं फिर कह रहा हूं कि अगर इस देश में रिजर्वेशन लागू है तो सभी संस्थानों में होनी चाहिए। अगर एक्सेप्शन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात आ रही है तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तमाम स्कॉलर से मैं अपील करूंगा, तमाम उसके जिम्मेदार से अपील करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डेमोक्रेसी ये कहता है कि आपका तब वंचित शोषित तबका अगर दलाना है तो उसको बराबरी का दर्जा देना है। ये उनको भी सुननी पड़ेगी, सुनना होगा। क्यों? क्योंकि ये देश जो है संविधान से चलता है। ये देश किसी व्यक्ति से नहीं चलता है, संविधान से चलता है। और संविधान कहता है कि 50% हमारा जो रिजर्वेशन है ना, अगड़ों को और पिछड़ों को, उसमें 50% का जो है कंप्लीट लगा हुआ है तो होनी चाहिए। अब तो बात 50% से ऊपर की हो रही है। इस देश में जाति गणना की बात हो रही है। अब तो 50% के बैरियर के लोगों ने कहीं 65% हुआ है, कहीं 75% हुआ है, तो हम तो उसके ऊपर भी चले गए हैं। इसलिए अब तो, और ये सब कुछ कहाँ से हासिल हुआ है? ये सब डेमोक्रेसी से हासिल हुआ, बाबा साहब के संविधान से हासिल हुआ है। और हमको इसी संविधान के सहारे हमको आगे बढ़ना है। एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पर लोगों ने कहा है कि नहीं, यहाँ पर माइनॉरिटी स्टेटस के बाद रिजर्वेशन नहीं होगा, लागू नहीं होगा, उनको भी माननी पड़ेगी, वो भी उसको। लेकिन आपको लगता है कि इतनी आसानी से लोग वो मान लेंगे? और इतना आंदोलन के बाद चीजें नहीं हो आसानी पाई। से जब हमको प्राप्त नहीं हुई है तो ये भी हमको आसानी से प्राप्त नहीं होगी। ये बात मैं जानता हूँ, हमारे लोग जानते हैं। लेकिन फिर ये हमारे लोग भी जानते हैं कि हमको डेमोक्रेसी में कौन से टूल्स अपनाने होंगे जो हमको वो लक्ष्य प्राप्त होगा। हम उस दिशा में लगातार हमारे लोग लगे हुए हैं। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? वैसे एक आप एक्टिविस्ट हैं, एक इंटेलेक्चुअल हैं, आप शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े हुए हैं, आप एक प्रोफेसर भी हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल लागू होनी चाहिए। मतलब किस तरीके से टूल्स को इजाद किया? मैं लगातार मैं उन तमाम लोगों से बात करूंगा, मैं उनसे पूछूंगा, मैं उनसे भी कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि अगर सर सैयद साहब के द्वारा, चूंकि कल बात क्या आ रही थी, बात ये आ रही थी कि देश आज़ाद हो गया, 1920 के मामले को आज के डेट में हम क्यों लागू करें। तो फिर बात ये आई, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने क्या कहा कि भाई किसने लागू किया, किसके द्वारा संस्थान लागू हुआ है? एक अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी था जिसका नाम सर सैयद है, सर सैयद साहब ने उसको बनाया ना। तो सर सैयद साहब ने जब उनको वो लाए तो फिर उनका एक अपना कुछ कॉन्सेप्ट होगा ना कि भाई किस दिशा में। उनका कॉन्सेप्ट क्लियर था कि वो पसमानदा को, महिलाओं को उसमें पढ़ने नहीं देना चाहते थे, उसके हिमायती नहीं थे। ये बात 1947 उन्होंने लिखित रूप में इसको बिल्कुल असबाब बगावत और तमाम चीजों में ये हम लोग के सामने भी बात आई है। ये उनके तत्कालीन समय का जो भी कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन आज आज़ाद भारत है। 26 जनवरी 1950 के बाद हम आपसे बातचीत कर रहे हैं और 26 जनवरी 1950 से पहले उनका संवाद था। 26 जनवरी 1950 में इस देश में संविधान लागू है और इस देश में जहां संविधान लागू है, ये देश में ही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो जो दलित आंदोलन है, तो वो दलितों के खिलाफ में जितने लोगों ने कुछ कहा है, चाहे वो 100 साल पहले कहे हुए, 150 साल पहले, तो आज भी वो कहाँ उनको छोड़ता है। नहीं, तो आप कैसे इन चीजों को भूल जा रहे हैं? आपको लगता है कि नहीं भूल नहीं रहा। देखिए मैं देखिए एक्चुअली क्या है, मैंने क्या कहा कि डेमोक्रेसी में हमेशा आगे बढ़ने की बात होनी चाहिए। पिछले जो कुछ लेकिन बाधा जो कुछ एक बना के रखा है, जो काले अध्याय हैं, उस अध्याय से सबक लेनी चाहिए। और जो काले अध्याय पर कल जो थे, मुझे नहीं लगता है कि आज भी वो काले अध्याय की तरफ है। चूंकि संविधान से उजाला देश में हो चुका है और मुझे नहीं लगता है कि उस काले अध्याय का कोई समर्थक करता होगा। अगर वो कह रहा है, अगर खास तौर पे पार्टिकुलर जिसमें उनके किताब पे जिनका बार बार हमारे साथी एक्टिविस्ट चर्चा करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि सर सैयद अगर आज होते
सर सैयद अगर आज होते तो फिर वो बात लिखते। आपको क्या लग रहा है कि सर सैयद के शक्ल में लोग मौजूद नहीं है, जो लोग आज पसमानदा जो इंटेलेक्चुअल है, पसमानदा प्रोफेसर, उसको प्रताड़ित नहीं करते हैं उसी माइनॉरिटी में? आपके सामने एक मसूद आलम फलाही मैं ये मानता हूँ कि डेमोक्रेसी जब इस देश में लागू है, इस देश में संविधान लागू है, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे लोगों की मानसिकता, लोगों की सोच में परिवर्तन आया है। जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं तो लोगों के अंदर ज़हन बदला है। और मैं ये एलिगेशन नहीं लगा सकता हूँ कि उनके तमाम लोग ही ऐसे सोच वाले हैं, ये मैं नहीं कह सकता। क्यों? चूँकि मैंने देखा है कि उन तबकों में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिसने बहुत पसमानदा समाज को आगे लाया है। ऐसे लोग को भी मैं जानता हूँ जिसने पिछड़ों के आंदोलन के साथ खड़ा होकर बड़ी लड़ाई लड़ी है, बड़ा त्याग किया है। और मैं उन तमाम लोगों, उनकी वजह से उन लोगों को नाराज़ या उन लोगों को दुख नहीं दे सकता जो आज के डेट में पसमानदा आंदोलन के साथ खड़े हैं और पिछड़े आंदोलन और बहुजन आंदोलन के साथ खड़े हैं। आज इस देश में माइनॉरिटी के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें से कुछ के प्रमुख पसमानदा हों, आप उनका नाम गिनाइए यदि आपको आइडिया हो तो। नहीं, ये मतलब ऐसे कि जैसे इतना है तो इसमें कितने लोग हैं? बहुत आसान से कहना होता है कि हज कमेटी का चेयरमैन फला क्यों नहीं है, माइनॉरिटी कमीशन का फला क्यों नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। ये एलिगेशन अगर कोई लगा रहा है तो गलत नहीं लगा रहा है, लेकिन ये भी सही है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी का भी देख लिया जाए, या वाइस चांसलर को ले लिया जाए या कहीं तरह का ले लिया जाए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी हमारी मजबूत हो रही है। धीरे धीरे इन तमाम चीज़ों पर लोगों का ध्यान जा रहा है। हमारे लोग जागरूक, और हमारे लोग जितने जागरूक होंगे ना, उस तेजी से ही हम वहां जाएंगे। हमारे लोग जितने सोए हुए रहेंगे ना, वो उसी तेजी से उनको वो अधिकार नहीं मिलेगा। क्योंकि जो जगह है वही पाएगा। कोई आपको, मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति को आपको सोने का या कोई आदमी नहीं देने जा रहा है। इस देश का जितना आंदोलन हुआ है, वो आंदोलन के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है। उस आंदोलन के लिए लोगों को, आप देखिए जिस महान धरती पर आप चंपारण की धरती पर हैं, गुजरात के संत को आना पड़ा चंपारण में। बापू चंपारण से बने ना, इससे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दुनिया नहीं जानती थी। बापू जब गुजरात से निकलकर, साबरमती से निकलकर चंपारण की धरती पर नीले किसानों के आंदोलन पर आए, जब अपनी गिरफ्तारियां दी, जब जेल की सलाख गए, जब सड़क पर उतरे, तब जाके ये देश हमारा आज़ाद हुआ और अंग्रेज गया। जस्ट लाइक पसमानदा आंदोलन में यही होगा कि जब तक हम सशक्त नहीं होंगे, जब तक हमारे लोग जागरूक नहीं होंगे, अधिकार के प्रति लोगों के अंदर वो जागृति नहीं आएगी, और जब तक अपने अधिकार को नहीं समझेंगे, सड़क पर उतर तक नहीं होंगे, तब तक नहीं होगा। और सिर्फ सपना देखना कि सदन जाना है, सड़क नहीं जाना है, तो कभी भी सड़क कभी भी जो है बगैर सड़क के सदन नहीं होता। कि पसमानदा लोग सड़क पे नहीं रहे हैं। आज़ादी के समय जब देश का बंटवारा हो रहा था, तो उस समय यही एक तबका था देश में जो उस बंटवारे का विरोध किया था। और सड़क पे, मैंने ये कहा ही नहीं। मैं तो सड़क के, अगर आज़ादी की लड़ाई करिएगा तो हमारे यहाँ के हमारे बाबा बतख मियां अंसारी जब इतने बड़े आंदोलन, जहां बापू यहाँ पर इतने बड़ा आंदोलन कर रहे थे, तो किस तरह की साजिश रची थी और किस तरह से हमारे बापू पर जो उसकी हत्या की साजिश रची थी, तो हमारे बतख मियां अंसारी इसी और निकल के जान बचाए थे। तो मैंने ये नहीं कहा। अच्छा, एक चीज मैं जो कि जिस कॉन्सेप्ट में कह रहा हूँ उसको आप देखिए विनय भाई, टर्न मत दीजिए, आप उसको उधर मत दीजिए, और हमारे पसमानदा और हमारे पुरखों के इस पे संदेह मत कीजिए। वरना चूंकि फांसी पर अगर सबसे पहले इस राज्य में 1897 में 57 में कोई झूला था ना, तो पीर अली झूले थे। और वो नहीं है, मैं तो वही कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि पसमानदा को रोड पे आना पड़ेगा। गत्ता बेचने वाले का बेटा था वो पीर अली जो थे। ये अलग बात है कि गांधी मैदान के पटना में उनको पीर अली खान कर दिया गया है, ये अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं, आगे बढ़ा रहा था। मैं ये कह रहा था कि आप कह रहे हैं कि रोड पे आना पड़ेगा। रोड पे पसमानदा समाज सबसे पहले आया, और न केवल अपनी हिस्सेदारी के लिए बल्कि देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। बिल्कुल। और वो धीरे धीरे चीजें दो राष्ट्रीय सिद्धांत को सबसे पहले पसमानदा ने नकारा। ये बात सही है। वही कह रहा था नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं देखिए, मैं तो मैं दूसरे पे उंगली नहीं उठा सकता है। मैं अपनी उंगली तो अपनी तरफ ही उठाऊंगा। मैं ये कहता हूं कि हमारा लक्ष्य सड़क ही सदन जाता है, सड़क से सदन लोग जाता है, सदन से सड़क नहीं जाता है। जब तक हम सड़क पर नहीं आएंगे, अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं होंगे, और जब तक हमारा लक्ष्य सड़क नहीं होगा और सड़क के तमाम लोगों को और अपने लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक हमारा कोई डेमोक्रेसी में स्थान नहीं होगा। बहुत सही बात आपने कही। मुझे लगता है कि यही एक रास्ता भी है जिससे सामाजिक परिवर्तन भी हो सकता है। लेकिन आप एक चीजें बताइए कि जब आज़ादी के पहले इतने हजारों की संख्या में लोग
इंडिया गेट पे इकट्ठा होके और सरकार को चैलेंज कर रहे थे और उस समय की जो भी विध्वंसकारी शक्तियाँ थी उसको चैलेंज कर रहे थे। उसके बाद जब हमें आज़ादी मिली, हमें अपना संविधान मिला, तो इसमें स्वतंत्रता की भी आज़ादी थी, तो वो चीज़ें और बढ़नी चाहिए थी, वो घटती कैसे चलेगी? आप एक एक्टिविस्ट हैं इसलिए सवाल। वो देखिए, वो डिटोरिएशन सिर्फ इस समाज के साथ नहीं हुआ है, वो डिटोरिएशन उस तबके के साथ भी हुआ जिनका इतिहास ही था क्रांति, जिनके इतिहास में क्रांति था। आप उनको देख लीजिए, वो चाटुकारिता की क्रांति कर रहे हैं। तो देश में जो डिटोरिएशन आप देख रहे हैं नए चीज़ों पे, नए संदर्भ में, वंचित तबकों के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, जैसे दलित आंदोलन पहले से मजबूत हुआ है, बाकी और जितने भी जो सप्रेस आइडेंटिटी है, जो एक तरीके से कहा जाए कि जो लोग वंचित तबके के थे, साधनहीन थे, वो लोग सड़क पे आए, अपनी प्रोग्रेस के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी या उसके लिए वो ऑर्गेनाइज हुए और सरकार के पास अपनी बातें रखी। लेकिन पसमानदा आंदोलन पहले से बीच में कमज़ोर हो गया था काफ़ी, आप देखिए तो, क्योंकि कहीं नहीं दिख रहा था। हमें तो नहीं दिख रहा है कि बिहार में आपके और अलीनवर साहब के पहले कोई व्यक्ति एक्टिव था और एक एजाज अली साहब के बाद बहुत सारे साथी एक्टिव हमारे थे इसमें। हाँ, ये नहीं कर मतलब दिखता नहीं था या फिर ये एक मोमेंटम तैयार नहीं हो पाता। वो सही था, वो सही, लेकिन ऐसा नहीं कि पसमानदा आंदोलन नहीं था। पसमानदा आंदोलन काफ़ी तेजी से अंदर करंट चल रहा था। आज भी पसमानदा आंदोलन तो एक ऐसी स्थितियां बन गई कि अभी सामने आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। सामने इसलिए आ रहा है कि अब सवाल है कि उस तरह के जागरूक लोग सामने आने लगे, उस तरह के लोग आने लगे हैं जो इस तरह के सवाल को खड़े करते हैं, इस तरह की चीज़ों को देखने लगते हैं। और डेमोक्रेसी में बहुत स्पेस मिल गया। मैं बार बार मैं थैंक यू कहता हूँ अपने देश के संविधान निर्माता को कि डेमोक्रेसी में इतना स्पेस बना है ना कि आपको पसमानदा दिखने लगा है। मैं आपको बता दूं, मैं एक उदाहरण देता हूँ। इस देश में 75 साल तक कांग्रेस का शासन रहा है ना, 50 साल तक कांग्रेस का शासन रहा और कुछ 10-12 साल छोड़ दीजिए तो सब कांग्रेस का ही शासन माना जाए घुमा फिरा करके। क्या हुआ था? पसमानदा हैदराबाद में कहता है, जब पसमानदा का चर्चा करता है तो पहली बार देश में पसमानदा शब्द को लोग, पूरी दुनिया में लोग जानता है। और कितना गहराई के साथ इस देश का प्राइम मिनिस्टर हमारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं जब पसमानदा के बारे में, पसमानदा की जातियां गिनाते हैं, पसमानदा को क्या क्या कष्ट है, किस समस्या से दो चार है पसमानदा समाज, उनको लेके माननीय प्रधानमंत्री चर्चा करते हैं, तब ये एक बड़ा डिस्कोर्स बनता है। तब दुनिया की नज़र में आप देखिएगा तमाम टीवी चैनल में कौन है पसमानदा, किसे कहते हैं पसमानदा, कितनी जाति है पसमानदा में, और तमाम तरह के वो लोग जो कहते थे कि ये प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता हैं, तमाम चैनल के बड़े बड़े लोग, जिनको चाहे जिस चैनल का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं और जो वो एंकर का भी मैं नाम लेना चाहता हूं, जो माना जाता था कि ये अघोषित प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता हैं, आपको वो आज के डेट में बता रहे हैं। वो आज के डेट में बता रहे हैं पसमानदा की जाति बताई जा रही है, पसमानदा में कितनी जाति है, वो कितने प्रतिशत है वो। तो इतना काम कैसे हुआ? इतना काम तो डेमोक्रेसी ने ही स्पेस दिया ना। इसलिए मैं बार बार अपने लोगों को कहते हैं कि भटको नहीं। लेकिन आप देखिए, फिर कंट्राडिक्शन है आपके सवाल में। आपकी बातों से मैं को खारिज नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपसे सवाल कर रहा हूं। सवाल करना मेरा काम है। बिल्कुल बिल्कुल, डेमोक्रेसी उसका अधिकार देता है। कि आप कह रहे हैं कि इतना काम होते रहा तभी प्रधानमंत्री ने इसका नाम लिया और लोगों को तब पहली बार पता चला। यदि काम हो रहा होता तो लोगों को पता क्यों नहीं होता? नहीं पता था। एक्चुअली इस देश में हुआ क्या है ना, इस देश में अब थोड़ा सा लोग, अब यहाँ थोड़ा सा मिर्ची लग जाएगी, कड़वी बात हो जाएगी, बुरा लगेगा, लेकिन मैं जो सच है वो मैं बता, मैं जाना जाता हूँ इसके लिए, और इसलिए मैं अब उस चीज को छुपाऊंगा नहीं। इस देश में पसमानदा बोलने से लोग कतराते थे। क्यों कतराते थे? क्योंकि पसमानदा कहने से जो मार्केटिंग होती थी मुसलमानों का, टोटल मुसलमानों का, वो जो वोट बैंक होता था 17% का, वो गड़बड़ा जाता था। क्योंकि उनको पता था कि अगर हम 17% में, माइनॉरिटी शब्द बड़ा आसान लगता था, अल्पसंख्यक कह के निकल जाते थे। बीच में आप देखिएगा 90 के दशक में आप देखिएगा जब यहाँ पे आदरणीय लालू जी की सरकार थी, तो किसी भी लोगों ने कभी भी पसमानदा वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। क्या वर्ड इस्तेमाल करते थे? अकलियत वर्ड करते। इसमें क्या होता था कि अकलियत वर्ड कहने के बाद लोग डिक्शनरी में खोजता रहता था कि अकलियत का मतलब क्या होता है, तब तक कार्यक्रम खत्म हो जाता था। और इसी तरह माइनॉरिटी कह के जो जिसको नहीं सूझता था तो वो अल्पसंख्यक कह के निकल जाते थे। और ये एक षड्यंत्र था, ये एक साजिश थी। ये साजिश थी किसी भी समाज, वंचित समाज को टोटली में बदल देने का, कि हमको 17% का 17-18% एक मुश्त वोट हमारा आ रहा है,
वो एक वोट बैंक में बदलने का। लेकिन जैसे पसमानदा आंदोलन की बात आती थी, जैसे पसमानदा की बात आती थी, लोग सवाल करते थे कि इसका मतलब पसमानदा, इसका मतलब अशराफ भी है। मुकम्मल रूप से हाँ। बिहार के ही संदर्भ में देखा जाए, चूंकि आपने बिल्कुल। अभी एक राजनेता का नाम लिया, तो बिहार में कब से इसकी शुरुआत मानी जाए कि ये आ गया फोकस में, लोग अपने आप को एसोसिएट करना शुरू कर दिए? ये 2005 से पहले, 2005 से पहले, या तो कहिए तो 1998 और 2000 के आसपास के ये मामला हुआ था। लेकिन 2004-5 के पहले ये पूरी तरह शबाब पर था। लोग समझने लगे थे कि एक तबका है जिसको पसमानदा कहते हैं और एक तबका है जिसको अशराफ कहते हैं। क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल हैं, इसलिए पूछना जरूरी है कि इसके लिए कौन सी परिस्थितियां रही कि ये शबाब पे आया? ये जब अधिकार के प्रति जब लोग सजग होने लगे, जब लगातार पढ़ने पढ़ाने का मामला आ गया, और फिर मैं कहता हूं कि जब पढ़ने पढ़ाने का मामला आया तो लोगों को अपने अधिकार की तो पूरे देश में होना चाहिए, जिसमें कांग्रेस सरकार थी और माना जाता है कि कांग्रेस जो है वो ज्यादा लिबरल रही है मुस्लिम समाज के लिए भी, वंचित तबकों के लिए। तो उस समय ये शबाब क्यों नहीं? नहीं, लिबरल तो इतना थी, जबकि सबसे ज्यादा वोट भी देती थी। लिबरल तो इतना रही ना कि वो अपना 50 साल के शासन करने के बाद उन्होंने टेस्ट किया अपने लोगों मुसलमान में जाके कि भाई थोड़ा सा मुसलमानों के डेवलपमेंट का पता लगाया जाए। तो इतने लिबरल थे और इतने मैंने समझिए मुसलमानों के लिए काम किए थे कि उनकी कमेटी ने खुद आके कह दिया कि इनकी स्थिति दलितों से बदतर है। तो कितने लिबरल थे और इन्होंने कितना काम किया मुसलमानों को लेके। इस पे भी एक गेम खेला गया। हाँ। इसको लेके जो अशराफिया तबका है वो कहने लगा कि नहीं, सारे मुसलमानों की स्थिति दलितों से खराब है। आपने भी सुना बिल्कुल, होगा। यह साजिश है, यही तो साजिश है कि कभी निसच्चर कमेटी ने नहीं कहा था ये बात कि तब तमाम मुसलमानों की स्थिति दलितों बदतर। उन्होंने कहा था कि वहाँ के जो सवर्ण हैं, यहाँ के सवर्ण की स्थिति कमजोर है, वहाँ के जो ओबीसी हैं, यहाँ के जो ओबीसी है उनकी स्थिति कमजोर है, और वहाँ के जो दलित है, यहाँ के दलित की स्थिति बदतर है, ये उन्होंने कहा था। लेकिन हमारे पढ़े लिखे तबके, जो चालाक तबके हैं, जो धनाढ़ तबके हैं, अशराफिया तबका क्या नहीं बोल रहे हैं, काहे कट रहे हैं आप? तो एक्टिविस्ट हैं। नहीं, मैं देखिए अब अशराफ कह के तो ऐसा हुआ क्या है ना, क्योंकि यहाँ तो जाति का मामला है। भाई हुआ क्या है ना, ये जो अशराफ जिसको आप कहते हैं ना, एलिट और सवर्ण तबका, वो सवर्ण तबका अब हमारे पसमानदा में भी आ गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, और ये एक नया तो इसका विरोध नहीं करता है क्योंकि वो लाभार्थी है। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, अब ये जो वर्ड आ गया है ना, ये एक तकिया कलाम आ गया। जैसे आप मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट का आदमी रहा हूँ, मिशन का आदमी रहा हूँ। तो अब हमारे यहाँ क्या होता था, हर कार्यक्रम में कहते थे मनुवादी मनुवादी मनुवादी। अब पता चला कि जब हम घर जाते थे उनके, तो मालूम हुआ कि मनुवाद का टोटल जितना फार्मूला होता है, जितना जो सूत्र होता है, ये जितना भी कॉन्सेप्ट होता है, वो सब उनके घर में था। तो ये तकिया कलाम जो लोगों ने बना दिया कि अशराफ पसमानदा, दरअसल ये एक अलग टाइप का टूल्स बना दिया अपने खेमाबंदी के लिए। ये मैं इनसे बाहर निकलता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये शुरुआत तब हुई जब जागरूक होने लगे लोग, और जब लोगों को लगा कि अरे भाई हम भी पढ़े लिखे आदमी हैं, वो भी पढ़ा लिखा आदमी है, तो फिर उस कुर्सी पर सिर्फ उसका अधिकार क्यों है। ये जो सवाल करना शुरू हुआ, ये जो संविधान ने हमको ये सवाल का अधिकार दे दिया, और जैसे जैसे ये सवाल तेजी से बड़े पैमाने पर बढ़ने लगे, तब जाके ये बहुत बड़ा पैमाना बना। और उसकी धमक जो है आपको 2019 के बाद सुनाई पड़ी, जब पसमानदा आंदोलन पूरे देश को समझ में आया, जब इस देश के प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया। इस देश के इतना आंदोलन होता था, बहुत आंदोलन होता था, ये आज का आंदोलन थोड़े है। ऐसा मैं भी कह रहा हूँ कि ये पसमानदा आंदोलन कोई आज का आंदोलन नहीं है, ये तो मनुष्य जाति के जन्म से शुरू ये बात ऊंचा और नीचे की बात आई थी, तब से ये आंदोलन था। लेकिन उसको एक्सेप्टेंस कब मिला, जब इस देश का प्राइम मिनिस्टर जो सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ है, जिसने ये बात कहा कि ये पसमानदा है, इस पर जुल्म हुआ है और ये जाति है, और इसको जाति को जुल्म करने वाला ये जाति है। उन्होंने क्लियर कर दिया। ये लाइन खींचने वाला इस देश में, इस देश के प्राइम मिनिस्टर से पहले कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर नहीं था। वो भी नहीं था जो बार बार मुसलमानों को लेके कहते थे कि इस देश के तमाम संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला हक है। ये भी लोग आए जिन्होंने कहा कि इस देश के तमाम संसाधनों पर पहला हक किसका है, तो अल्पसंख्यकों का है। तो कहीं कहीं वो लेकिन उन्होंने सर्टिफिकेट क्या दिया? हाँ। कि इस देश के मुसलमानों की, मतलब के पसमानदा मुसलमानों या पसमानदा ओबीसी की या ओबीसी मुसलमानों की स्थिति दलित से बदतर है, उनका ही रिपोर्ट आ गया। तो मैं ऐसे डुइल वाले लोगों से बात नहीं करता, मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि मुझे आज भी अपनी डेमोक्रेसी पर यकीन है, मुझे आज भी अपने संविधान पर यकीन है, और मुझे आज भी यकीन है कि पसमानदा आंदोलन को मुकाम मिलेगा, डेमोक्रेसी से मिलेगा, ना कि इस बात से मिलेगा कि हम सदन चले जाएं, तुम सदन चले जाओ, इस कुर्सी पर तुम बैठ जाओ, इस कुर्सी पर हम बैठ जाएं। हाँ, आप बहुत ही निष्पक्ष व्यक्ति हैं और बहुत विभाग टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। इसमें एक चीज़ क्यूरियोसिटी की मतलब बहुत सारे लोगों की ये क्यूरियोसिटी रहती है कि प्रधानमंत्री बोले भी पसमानदा
और उन्होंने आउटरीच भी बढ़ाया और कुछ कुछ प्रदेशों में उन्होंने टेस्ट भी किया कि जो माइनॉरिटी है चाहे हज कमेटी है वहाँ पे लोगों को बैठाया भी पसमानदा को, लेकिन फिर भी वो वोट में टर्न नहीं हो पाया। तो उसको किस रूप में आप देखते हैं? कोई भी व्यक्ति क्यों किसी को नहीं बिल्कुल देखिए, ये जब कोई अगर कोई लीडर, और कोई लीडर क्या, मामूली लीडर तो है नहीं भाई, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर एक प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे देश के लीडर ने, सुप्रीम लीडर ने अगर कोई अपनी बात रखी है तो बेवजह नहीं रखी होगी। दूसरा, जब कोई काम शुरू होता है तो कोई जरूरी नहीं कि वो वोट में बदलता है। वोट में बदलता है जब आप जनहित के तमाम सवालों को देखते हैं, जनहित को लगता है कि नहीं इन्होंने जो कहा था ये कर दिया। जैसे ये बात तो आ गई पसमानदा के बारे में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात तो कह दी, लेकिन फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब 341 के तहत उनको जवाब देना था, इस केंद्र की सरकार को जवाब देना था, तो उन्होंने जवाब की जगह जस्टिस बालाकृष्णन आयोग बैठा दिए। उनको कहा कि हम इसको पैरामीटर चेक करेंगे कि क्या इनको मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए तो क्यों मिलना चाहिए, और मिलेगा तो फिर किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और जिस पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसका क्या रिएक्शन होगा। तो ये हो गया वो जुल्फ वाली बात के ना कभी सुलझेगा ना कभी उलझेगा वाला हाल हो। तो ये कमीशन पहली बार बना है या इसके पहले भी? नहीं, इससे पहले कई कमीशन बना है इसको लेके, लेकिन ये इनको लाया गया कि भाई आकर हमको अगर जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट को, तो फिर उन्होंने कहा कि एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं इस देश में ये बराबर देखता हूँ, मैं लगातार, हालांकि वो डेमोक्रेसी का पार्ट है, मैं उसको डिनाई नहीं करता हूँ, ये अच्छी चीज़ भी है और एक प्रकार के ये अवरोध भी है। आप देखिएगा इस देश में कृष्णा कमीशन बना, गोपाल सिंह कमेटी बना, कमेटियाँ बन जाती हैं। कभी भी कोई मैटर को बना ना, सच्चर कमेटी बना, सच्चर कमेटी के बारे में इतना तो कहा जाता है, चाहे वो किसी भी तबके का आदमी हो, चाहे वो अगड़ा तबका का हो कि पिछड़ा तबका का हो, सवर्ण हो कि कोई भी हो, किसी को इस बात से इनकार नहीं है कि सच्चर ने बहुत अच्छा रिपोर्ट दिया है। इसको इंटेलेक्चुअल से लेके हर वो तबका सच्चर के रिपोर्ट की तारीफ करता है। लेकिन बदले में क्या हो गया, पार्लियामेंट में वो धूल फांकता रह गया और सरकार चली गई। अगर हमारी बदहाली इतनी ही आपको पसंद है, लगा कि वाकई हम बदहाल हैं, और आपने पता लगा लिया, और आपने तो ये भी पता लगा लिया कि हमको कौन कौन आदमी और किस किस से हम प्रताड़ित हुए हैं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को सब बात पता चल गया, तो फिर उसका बीमारी तो पता चल ही गया है, इलाज की ज़रूरत थी, और इलाज के लिए 2010 हो गया, 2019 हो गया। तो इलाज किसने पता किसने लगाया इलाज का? बीमारी का पता तो लगा, बीमारी का पता तो आपको, बीमारी कौन कौन बीमारी है ये तो सच्चर साहब ने कह दिया, और इलाज क्या होना चाहिए, कौन सा टेबलेट चलना चाहिए, कौन सा कैप्सूल इंजेक्शन चलना चाहिए, ये बात रंगनाथ मिश्रा जी बता दिए। दोनों बहुत बड़े स्कॉलर रहे, दोनों जस्टिस रहे। जिस हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, वो हॉस्पिटल इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। और जब जी अब सवाल था, मरीज भी तैयार, कैप्सूल भी तैयार, दवाई भी तैयार, और बीमारी का भी पता लग गया। लेकिन अब जिस डॉक्टर साहब को इसका काम शुरू कर देना चाहिए था कि भाई अब मेडिसिन मिल ही गया है, मरीज सामने आ ही गया है, अब इसका हमको इलाज करना चाहिए, तो डॉक्टर साहब बड़े मंच पर जाके सिर्फ यही कह रहे हैं पसमानदा की बहुत बुरी स्थिति है, पसमानदा की बहुत बुरी स्थिति है, पसमानदा की बहुत बुरी स्थिति है। पूरा हमारा मीडिया भाई लोग जो है पसमानदा की जाति गिना रहे हैं, रोज जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं, रोज जो है स्कूल खोले हुए हैं, बता रहे हैं। लेकिन इसका रिजल्ट क्या? लेकिन इसकी जिम्मेदारी तो पहले बनती है ना कि जिसने ये गिनाया और जो वो सरकार थी उसने इस पे क्या कदम उठाया। नहीं, अब हम इस आरोप पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस देश में ऐसी सरकार है जो गारंटी की बात करती है। ये वो सरकार नहीं है जो कहती कुछ और है करती कुछ और है। ये ऐसी भी सरकार नहीं है जिसने बुरा हाल में पहुंचा दिया इस देश के मुसलमानों को, मतलब इवन पसमानदा और गरीब मुसलमानों, चूंकि बड़े मुसलमानों को तो कुछ हुआ नहीं। किसी भी सरकार में एलिट क्लास के और मजबूत तबके के मुसलमानों को कभी कुछ नहीं हुआ, वो तो सेफ हो गया। मारे गए हमारे लोग, जो अंडा बेच रहा था, जो रिक्शा पर था, जो ठेला पर था, जो गोश्त बेच रहा था, जो बेचारा सब्जी बेच रहा था, जो कहीं धुनियागिरी कर रहा था, कहीं रिक्शा चला रहा था, कहीं टेम्पू चला रहा था, मारनी चाहिए थी, वो नहीं हो सका। और लोग बताते चले गए इनके साथ बदहाली, इनके साथ वो लोगों ने जो है इनको तकिया तक कलाम में रखा, लेकिन इसका उपाय नहीं सुझाया। और मैं इस सरकार से क्यों उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये सरकार गारंटी वाली सरकार है। ये कोई भी बात करती है ना तो गारंटी देती है कि ये गारंटी देती है। तो मैं इसे इतना जानता हूँ कि गारंटी वाली सरकार जो है बिल्कुल पसमानदा के साथ जो है न्याय करेगी, और देश के संविधान और ये सरकार तो बाबा साहब अम्बेडकर को लेके चलने वाली सरकार है। तो बाबा साहब के संविधान को लेके काम करने वाली सरकार से हम बिल्कुल नाउम्मीद नहीं है। मुझे आज भी उम्मीद है कि इस देश के प्रधानमंत्री जी बिल्कुल पसमानदा समाज पर। राजनीतिक पार्टियां हमेशा वोट को ध्यान में रख के काम करती हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि पहले वो काम करे तो उसको वोट मिलेगा, या पहले वोट मिले तो वो काम करेगा?
देखिए ये दोनों बात है, लेकिन ये सबका जवाब हमारे देश का हम भारत के लोग हैं। बाबा साहब ने पहले ही लाइन में कहा था कि हम भारत के लोग, और हम भारत के लोग मतलब हमारे देश की जनता। जनता के पास सब इलाज है। अगर राजनीतिक दल जनता को बेवकूफ समझती है तो वो 5 साल बेवकूफ बनाती है, उसके बाद पसमानदा के संदर्भ में विशेष नहीं, पसमानदा के संदर्भ, पसमानदा जागरूक हो चुका है, पसमानदा समझने लगा है। पसमानदा आज वोट बैंक में नहीं है, पसमानदा इस चक्कर में नहीं है कि ये पार्टी हमारा जो है ये हमारा सुरक्षा और संरक्षा की बात, पसमानदा को मालूम है कि ये अपने सुरक्षा और अपने संरक्षा की बात कर रहा है, ये हमारी चिंता नहीं कर रहा है। इसलिए पसमानदा आज के डेट में खुला लग रहा है। बिहार में देखा जाए तो नीतीश कुमार ने पसमानदा को लेके काफ़ी सारे काम किए, उन्होंने राज्यसभा MP भी भेजे, जो पहली बार हुआ मुझे लग रहा है कि आइडेंटिटी के आधार पे, लेकिन तब भी पूरा मुस्लिम का वोट उनको नहीं मिलता है, और इवन पसमानदा भी उनको उतना वोट नहीं करता है, नहीं, और दूसरी पार्टी को करता है। आप बिल्कुल देखिए, ये बात सही है कि जिस लेवल पे करनी चाहिए थे नहीं हुआ, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि माननीय नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा काम किया, और अति पिछड़ा खास करके पसमानदा मुसलमानों को लेके बहुत ज़्यादा काम हुआ है, और ये मैसेज देने में उनके अपने कार्यकर्ता अक्षम हैं। ये मैसेज देने में सरकार अक्षम है। जो लाभार्थी है उसको क्या नहीं, लाभार्थी समझ रही है, लाभार्थी समझ रहे। सवाल है कि कार्यकर्ता का क्या दायित्व है। मैं बार बार जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता से कहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी नहीं है। मैं लगातार जनता दल यूनाइटेड के लोगों से मैंने अपील किया है, उनके कई लीडरों से अपील किया है कि आप क्यों लगता है कि आप बीजेपी हैं, आप बीजेपी के अलायंस पार्टनर हैं, बीजेपी नहीं है। आप उनके कार्यकर्ता को आपने कभी देखा है कि चुनाव के समय में मजबूती से जो है पसमानदा समाज के बीच में जाता हो और मजबूती से अपने अधिकार के साथ वोट मांगता हो? आपने कभी देखा है उनको कि वो जाके पूरी योजना उस समाज को बताता हो और उस योजना के बारे में कहता हो कि ये जो योजना है ये हमारा योजना है, हमारी सरकार का दिया हुआ योजना है? आप नहीं देखेंगे। आप चुनाव के समय में, विनय जी मैं बता देता हूँ, यहाँ के कई सांसद हार गए हैं जनता दल यूनाइटेड के, जो मैं व्यक्तिगत तौर पर कोसी और सीमांचल में मैंने जाके देखा था। उनका एक सांसद है, वो ये कह के पसमानदा और गरीब दुनिया अजोला अंसारी और गुजरा के बस्ती में नहीं गया, वो ये सोच के गया कि अगर हम इस बस्ती में जाएंगे ना तो मेरा वोट कट जाएगा, क्योंकि मेरा जो हिंदू वोट है वो ये हो जाएगा। तो जहाँ ये मानसिकता है वहाँ पर फिर आप दोष पसमानदा को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पसमानदा के कई बस्ती के लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि वहाँ का सांसद इसलिए हमारे ईद में नहीं आता है क्योंकि उनको पता लगता है कि हमारा फला तबका जो है नाराज़ हो जाएगा। तो मैं बार बार जनता दल यूनाइटेड के लोगों से भी कहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी नहीं हो, आप जनता दल यूनाइटेड हो, वो जनता दल जो समाजवाद की बात करता है, जिसके बुनियाद में समाजवाद है और जिसके नायक समाजवाद के नायक आज भी जिंदा है, जिसका नाम नीतीश कुमार है। इस बात को अपने नेता को समझो, आप वो काम मत करो जो बाकी लोग करते हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों पर ये बात नहीं बोल रहा। भारतीय जनता पार्टी का आपको आश्चर्य लगेगा कि कई ऐसे लोग हैं, अभी जगदम्बिका पाल को ले लीजिए, हैं JPC के चेयरमैन बने हुए हैं। अभी मैंने देखा उनको कि तमाम मुसलमानों के, पसमानदा मुसलमानों के घर पर जाते हुए, उनके यहाँ पर उनके साथ बैठते हुए, उनके साथ उठते हुए। तो अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लीडर हैं जो तमाम जगह जाते हैं, और एक वो थे जो उनको जिन्होंने कहा कि मैं अगर इस बस्ती में जाऊंगा ना तो फिर मेरा वो बस्ती वाला वोट हमको नहीं देगा। तो जब ये मानसिकता होगी ना तो वोट वहाँ बटेगा। इसलिए मैं उनको दोष नहीं देता हूँ। मैं जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता को इसके लिए दोषी मानता हूँ। मैं उनको मानता हूँ जो उनके वेल विशर हैं, जो नीतीश कुमार जी के चाहते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार जो है वो मजबूती से। कौन नहीं जानता है कि नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ा है कि अगर सबसे ज़्यादा इस बिहार के इतिहास में, बिहार के निर्माण में, बिहार को बनाने में, बिहार को संवारने में और बिहार को देश के मॉडल पे खड़ा करने में अगर किसी का नाम है तो उनका नाम नीतीश कुमार है। लेकिन क्या ये बात हमारे आम लोगों तक पहुंच रही है? क्या हमारे कार्यकर्ता उन आम लोगों तक ले जा रहे हैं? नहीं ले जा रहे हैं। तो दोषी वो लोग नहीं हैं, दोषी हम हैं। हमारी गलती है कि हम अपनी बात और नीतीश कुमार के उस मॉडल को गांव तक और समाज तक और वंचित तबकों तक नहीं ले जा रहे हैं। ये हमारी गलती है। उस तबके को मैं नहीं कहूँगा, उस तबके के ऐन मौके के अंदर चुनाव के समय में कोई न कोई पैनिक खड़ा कर देता है, मस्जिद पर जाके झंडा टांग देता है, मस्जिद पर जाके इस तरह का प्लांटेड काम करता है जिसके से हमारा वोट गड़बड़ा जाता है। अब ज़रा सोचिए ना, जिस भागलपुर का दंगा हुआ था, वो भागलपुर का दंगा किस लिए हुआ था? वो दंगा हुआ था इसी तरह के किसी जगह पर जाके जो है मदरसे के साथ गड़बड़ हुआ और एक टोला में गड़बड़ हुआ, और एक टोला से जब उस टोले के लोगों ने किसी जगह खास जगह संरक्षण लिया तो एक खास तबके के लोगों ने उस पूरे शहर को, उस मोहल्ले को जला दिया और मार दिया।
और तब जाके इस देश में इतना बड़ा दंगा फैला और पैनिक दंगा फैला। आज जब हमारा बिहार शांत है, बिहार में शांति और तमाम तरह का भाईचारा बना हुआ है, नीतीश कुमार का मॉडल जो है पूरे बिहार नहीं पूरे देश के लिए नज़ीर बनता जा रहा है, तो ऐसे समय में फिर एक आदमी जाता है, फिर मस्जिद पर झंडा टांगता है और फिर उस तरह का जो है उन्माद पैदा करने की कोशिश करता है। सामने 2025 का चुनाव है, पूरी मेहनत नीतीश कुमार की है और उसके बाद भी पानी फेरने वाला कौन है? नीतीश कुमार का अपना आदमी है कि नीतीश कुमार का विरोधी है? ये तो हमको सोचना होगा, ये आपको देखना होगा। इसलिए ये आप दोष नहीं दीजिए कि वो झंडा का, अगर वो झंडा लहराया था तो इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सरकार है। यहाँ का एसडीओ, यहाँ का डीएम, यहाँ का एसपी को तत्कालीन उस पर जो है दंडात्मक कार्रवाई करते हुए इस चीज़ को मॉडल को रखना चाहिए, ना कि माहौल बनावे, हवा बनावे, किसी के घर पर जाके झंडा टांग दो कहीं भी। अभी देखिए, अभी पवित्र छठ गुजरा है, आप सोचिए हमारे देश की संस्कृति को लोगों को सैल्यूट करना चाहिए। पवित्र छठ में आपने कहीं देखा है जुलूस, कहीं देखा धरना होते, कहीं देखा बड़ा ये कितना बड़ा सबसे ज़्यादा क्राउड वाला त्यौहार है, लेकिन आपको कहीं 1 इंच भी कहीं भी एक तकलीफ कहीं देखा आपने? किसी को भी तकलीफ हुआ? तो प्रकृति पूजा देखिए किस तरह से हुआ और फिर किस तरह से आप। अच्छा, छठ की बात आ गई तो एक और जिज्ञासा है जिसपे कई खबरें आती है कि बिहार में छठ जो है वो मुस्लिम समाज के लोग भी करते हैं, तो ये क्या कुछ मान्यताएं हैं कुछ इलाके की, या लोग जैसे भखौती जैसे भारा भागना होता है तो इस आधार पे करते हैं? थोड़ा सा बस दर्शकों के जानकारी के लिए। ये इसको दो तरह से, इसको रिलीजियस के आधार पे मत लीजिएगा, ये हमारे देश की डाइवर्सिटी है। मैं बार बार कहता हूँ कि जिस भारत के मुसलमानों के बारे में आप बात करते हैं या जिस पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं मूल निवासी हूँ। और मूल निवासी का मतलब है कि मैं उस भारत का मूल निवासी हूँ जहाँ हमारी संस्कृति जो था ना वो कहीं न कहीं सनातन थी। इस बात को बुरा मत मानिएगा, बुरा लोगों को लगता है, लेकिन इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम धर्मांतरित मुसलमान हैं। हम कोई सऊदी अरबिया से, ईरान से, इराक से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करके नहीं आए, हम यहीं के मूल निवासी हैं। और जाहिर सी बात है, अगर हमारा पुरखा हमारी संस्कृति में कहीं न कहीं वो सनातन पक्ष है तो है, हमें स्वीकार करनी चाहिए। और मुझे अपनी संस्कृति पर गर्व भी होनी चाहिए, क्योंकि संस्कृति एक ऐसी छोटी बारीक या कोई 50 साल, 2 साल, 4 साल, 500 साल की चीज़ नहीं होती है। संस्कृति की जो रेखा होती है ना विनय जी, वो बहुत बारीक होती है, बहुत बारीक होती है, जिसमें पल जो होता है ना वो 1000 साल का होता है, जिसके जो क्षण होते हैं, पल होते हैं, वो 1000 साल का होता है। इसलिए जो छठ आप देख रहे हैं ना, ये हमारी इस प्रकृति संस्कृति का हिस्सा है। और चूंकि हम मूल निवासी हैं तो हम अपनी प्रकृति से अलग हो नहीं सकते। इसीलिए आप देखिएगा कि जो धर्मांतरित मुसलमान हैं वो कहीं न कहीं, चाहे वो आस्था को लेके हो, वो चाहे तमाम उनकी जो भी वजह रही हो, या उनके पड़ोसी से मोहब्बत हो, या ऐसे लोगों से मोहब्बत हो जिनके साथ वो उठता है, बैठता है, उनके संस्कृति से प्रभावित होता है, तो ये तो हमारी स्वतंत्रता है ना। एक और ऐसी तो इसमें कहीं से कोई कट्टरवाद नहीं निकालना चाहिए, इसमें ये भी नहीं निकालना चाहिए कि उनका धर्म भ्रष्ट हो गया। ये तो एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें तो अच्छा है। सामूहिकता से चलना, संस्कृति का सम्मान करना, ये भी कई जगह ये हमारे देश की खूबसूरती है। ये भी कई जगह खबरें आती है कि ताजिए में भी लोग, बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा कहीं आपको छठ का मिलेगा। आप नालंदा चले जाइए ना, नालंदा में आप मैक्सिमम बस्ती ऐसे हैं जहाँ पे एक घर शेड्यूल कास्ट के तमाम जो लोग हैं, तमाम डिफरेंट शेड्यूल कास्ट में भी डिफरेंट जाति है। आप देखिएगा कि वो सभी लोग जो है ताजिया करते हैं, खूब बढ़िया से ताजिया करते हैं, तब करते हैं। वहाँ पर कोई मुसलमान का पूरा बड़ा बस्ती भी नहीं है। और ऐसे चीज अब इसी जगह चले आइए। तो एक डिबेट का इशू है कि कई जगह बिहार के मुजफ्फरपुर में, सहरसा में, मधेपुरा में तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ देखिएगा कि गैर मुस्लिम लोग ताजिया ये करते हैं। और मैं खुद बचपन से मैं देखता था कि मैं कितना ताजिया में गया मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जाता हूँ इस तरह की चीज़ों, उसका एक अलग अपना पक्ष है, हुरदंग और ये तमाम चीज़ों से परहेज को लेके। लेकिन मैंने देखा है कि जब ताजिया उठता था तो मैं देखता था कि गैर मुस्लिम के यहाँ उनका बजाते चुमौना होता था, उनका जो है वो जल उसको ढारते थे, वो दूब होता था, घास का जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जो हमारी शादियों में, हमारे पसमानदा की शादी में और तमाम संस्कृति, ये जो शादी ब्याह हमारा जो कस्टम है, और कई हमारे तमाम कस्टम में आपको जो है हल्दी, दूब, घास ये मिलेगा, पीतल का थाल, कटोरा, जल, लोटी, लोटकी,
लाठी, ये संस्कृति का पार्ट था, कस्टम का पार्ट था। और ये क्यों था? चूंकि हम भारत के मूल निवासी हैं और वहीं से आए हैं। अब लोगों के इसमें मिर्ची लगे, धर्म भ्रष्ट हो गया, फतवा ला दे, बहुत गड़बड़ हो गया, वो जाने। लेकिन ये हमारी डाइवर्सिटी है और अपने डाइवर्सिटी में मुझे अपने देश पे नाज है।